वध। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वध मूवी को। तो ये फिल्म घूमती है शंभुनाथ और मंजू नाम के एक बूढ़े दंपत्ति के इर्द गिर्द, जो एक दूसरे के सहारे ही अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। उनका एक बेटा है गुड्डू, जो अमेरिका में अपनी बीवी बच्चों के साथ सेटल हो गया है। एक दिन बेचारे ये बूढ़े माँ बाप अपने बेटे से बात करने के लिए साइबर कैफ़े जाते हैं। सोचो कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी उन्हें। पर जब गुड्डू से बात होती है तो वो हमेशा की तरह चिड़चिड़ा रहता है। साफ दिखता है कि उसे अपने माँ बाप से बात करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है और उसकी पत्नी भी कुछ कम नहीं है। बच्चे के रोने का बहाना बनाकर गुड्डू कॉल कट कर देता है। 6 साल हो गए थे गुड्डू अपने माता पिता से मिलने नहीं आया था, बस कभी कभार पैसे भेज देता था। शंभुनाथ जी को अभी भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना पड़ता है ताकि घर खर्च चल सके, और नैना उनके सबसे लाडली स्टूडेंट है। एक बार वो बैंक जाते हैं अपना लोन चुकाने, तो देखते हैं कि ब्याज इतना ज़्यादा लग रहा है कि वो परेशान हो जाते हैं। और यही हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि उन्होंने ये लोन गुड्डू की पढ़ाई के लिए लिया था ताकि वो अमेरिका जा सके, लेकिन उस समय भी गुड्डू को इतना पैसा नहीं मिला था जितना वो चाहता था और वो बैंक में ही गुस्सा हो गया था। अब वापस प्रेजेंट में आते हैं। शंभुनाथ चूहे मारने का यंत्र ले आते हैं क्योंकि चूहों ने घर में आतंक मचा रखा था, पर मंजू कहती हैं कि पूजा पाठ वाले घर में जीव हत्या का पाप नहीं लगना चाहिए। फिर एक दिन नशे में धुत प्रजापति नाम का एक आदमी घर आता है, साथ में एक लड़की भी होती है। वो बड़े आराम से सोफे पर बैठ जाता है और शराब चिकन निकाल कर प्लेट और ग्लास मांगता है। मंजू को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि वो शुद्ध शाकाहारी थी, पर फिर भी वो उसे प्लेट और ग्लास दे देती है। शंभुनाथ जी प्रजापति को कुछ पैसे देते हुए कहते हैं कि 2000 कम है, वो 5 से 6 दिन में दे देंगे। प्रजापति क्या करता है, वो लड़की को लेकर कमरे में चला जाता है और उसके कुछ देर बाद वो वहाँ से निकल जाता है। तो वो थोड़ी परेशान होती है, तो शंभुनाथ जी कहते हैं तुम जाओ, मैं देखता हूँ। फिर से कहानी पीछे जाती है फ्लैशबैक में। गुड्डू अपनी माँ से कहता है कि उसे अमेरिका जाने के लिए 25 लाख रुपए चाहिए, जो कि उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी। माँ पूछती है कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे, तो गुड्डू ताना मारता है कोई बात नहीं, मैं भी अपनी ज़िंदगी निकाल लूँगा इनकी तरह। माँ बेचारी कहती है जितना कर सकते हैं तुम्हारे पापा कर तो रहे हैं ना, पर इस पर गुड्डू और बिगड़ जाता है, नहीं कर रहे हैं। पूरी ज़िंदगी सरकारी स्कूल में पढ़ाई की मैंने, बिना कोचिंग के इंजीनियरिंग भी की, वो भी अपने दम पे। अब जब सच में कुछ करने का वक्त आया तब भी कुछ नहीं कर रहे ये सुनकर पिताजी भी बोल पड़ते हैं कर तो रहे हैं, तुमको बैंक से लोन दिलवा कर 10 लाख दे रहे हैं, अब बाकी के 15 लाख कहाँ से लाएं? घर बेच दें, गिरवी रख दें, बताओ क्या करें? गुड्डू आत्मविश्वास से कहता है करते हैं सब पापा, और मैं बैठा हूँ ना यहाँ, सब चुका दूंगा। अब एक माँ को तो बस अपने बच्चे की खुशी चाहिए होती है, तो वो शंभुनाथ जी से कहती हैं देख लीजिए ना, कहीं से हो सके तो कर दीजिए इंतजाम। अब कहानी फिर से वर्तमान में आती है। हम देखते हैं कि प्रजापति से मिलने शक्ति नाम का एक पुलिस वाला आता है जो उससे पैसे लेने आया था। शक्ति कहता है कि पैसे कम है, तो प्रजापति जवाब देता है कि उसे और भी लोगों को पैसे खिलाने पड़ते हैं। शक्ति उसे खरी खोटी सुनाता है, शराब, पैसा वसूल, ये सब तो मेरे इलाके में करता है, तो बाकी जगह क्या करने देता है पैसे? मतलब ये कि प्रजापति बाकियों से उगाही करता था और शक्ति प्रजापति जैसे लोगों से पैसे वसूलता था। इधर मंजू गुड्डू को फ़ोन लगाकर शंभुनाथ जी को पकड़ा देती है ताकि वो बात कर सके, पर गुड्डू बात करने के बजाय कहता है कि 5000 रुपये बाकी हैं। वो कहता है मेरे होटल में भी इतना ही लगता है। और फिर प्रजापति गाड़ी से कहीं जा रहा होता है। गाड़ी चल रही थी पर वो फिर भी रोक कर शंभुनाथ जी से कहता है धक्का लगाओ गाड़ी को। शंभुनाथ जी की मजबूरी थी, उन्हें उसकी बात माननी पड़ी। वो गाड़ी को धक्का लगा ही रहे थे कि तभी वहाँ शक्ति आ जाता है। प्रजापति शक्ति से बहुत डरता था, इसलिए वो वहाँ से खिसक लेता है। शक्ति शंभुनाथ जी से कहते हैं कि अगर दोबारा परेशान करे तुम्हें तो हमें बताना, ठीक है? और अब मंजू और शंभुनाथ नैना का जन्मदिन मना रहे होते हैं। नैना बेचारी बहुत गरीब थी, इसीलिए ये दोनों उसका जन्मदिन मनाते, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह उसका ख्याल रखते थे। दोनों अक्सर सोचते थे काश हमें भी नैना जैसी बेटी होती। इधर प्रजापति दादा नाम के एक आदमी के लिए काम करता था। दादा उसे डांटते हुए कहते हैं कि वो पुलिस वाला मेरे घर आ गया था, उसे संभालने का काम मैंने तुझे दिया था, तो वो यहाँ कैसे आया? दोबारा मेरे पास नहीं आना चाहिए। फिर एक दिन शंभुनाथ नैना को पढ़ा रहे होते हैं, तभी प्रजापति घर में आ धमकता है किसी को घर दिखाने के बहाने। वो शंभुनाथ से कहता है कब तक पैसे चुकाओगे? ये घर बेचो और सारा कर्जा खत्म करो। शंभुनाथ कहते हैं कि मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है। तभी प्रजापति की नज़र नैना पर पड़ती है, वो उसे बहुत गंदी नज़र से देखता है। शंभुनाथ तुरंत नैना को वहाँ से चले जाने को कहते हैं। घर खाली करो जल्दी, कहकर प्रजापति वहाँ से चला जाता है।
शंभुनाथ को याद आता है वो पुलिस ऑफिसर शक्ति जिससे प्रजापति डरता था। वो शक्ति के पास जाते हैं लेकिन वहाँ प्रजापति पहले से ही बैठा था और ऐसे बैठा था जैसे अब उसे शक्ति का कोई डर ही नहीं। प्रजापति मजे से कहता है, आओ आओ आओ, आराम से शिकायत करो मेरी, आओ बैठो। शंभुनाथ शक्ति से कहते हैं कि ये कल शाम मेरे घर आया था। तो शक्ति भी पल्ला झाड़ते हुए कहता है, कर्जा लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा ही ना। फिर पुलिस ऑफिसर शक्ति कहते हैं कि कहीं से जुगाड़ करके इसका पैसा लौटा दीजिए, बस यही एक रास्ता है आपके पास, क्योंकि ये आदमी बहुत गंदा है। और अब शाम हो चुकी थी, मंजू मंदिर गई हुई थी और शंभुनाथ घर पर अकेले थे। तभी प्रजापति घर में घुस आता है और सीधा शंभुनाथ को घसीट कर थप्पड़ मारता है। पुलिस के पास क्यों गया था? फिर वो आराम से बैठकर दारू पीना शुरू करता है। वो कहता है, तुम्हारा 4 महीने का ब्याज माफ़ कर दूंगा, जितना कर्जा लिया उसमें से 1.5 लाख कम भी कर दूंगा और मकान बिकेगा तो 4-5 लाख दे भी दूंगा। और मंजू मंदिर गई है, 1 घंटे बाद आएंगी ना, जाओ नैना को ले आओ। शंभुनाथ के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई इतना दरिंदा, इतना शैतान हो सकता है। एक छोटी बच्ची पर उसकी गंदी नज़र है। शंभुनाथ नैना को लेने जाना नहीं चाहते थे लेकिन वो ज़बरदस्ती उन्हें भेज रहा होता है। शंभुनाथ रोते हुए जा रहे होते हैं। तभी प्रजापति कहता है, जाने से पहले कुछ खाने को देकर जाओ। शंभुनाथ किचन में जाते हैं और कुछ खाना लाने के बहाने एक पेचकस उठा लाते हैं और अचानक धड़ाम, वो पेचकस सीधा प्रजापति के गले के आर पार कर देते हैं और वो वहीं मर जाता है। जब मंजू मंदिर से लौटकर घर आई तो ये नज़ारा देखा तो उन्हें ज़बरदस्त झटका लगता है। वो तो चूहे को मारने तक को मना करती थी और आज घर में एक इंसान की लाश पड़ी है। शंभुनाथ सोचते हैं कि वो मंजू को पूरी बात बताएं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन मंजू सदमे में जा चुकी थी। तो जब मंजू सदमे में थी, शंभुनाथ जी उन्हें चुपचाप कमरे के अंदर जाने को कहते हैं। फिर वो पूरे हॉल में अखबार बिछाते हैं और दारू पीते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जो भयानक काम वो करने जा रहे थे वो होश में तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। फिर वो एक आरी और कुल्हाड़ी लेते हैं और प्रजापति के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। उन्हें 2 बोरियों में भर लेते हैं। इसके बाद वो दोनों बोरियां लेकर बस से कहीं दूर जाते हैं, जहां एक पुरानी हवेली जैसी जगह थी। वहीं पर वो बोरियों को छोड़ आते हैं। इधर मंजू बेचारी घर का सारा खून साफ करती हैं। मंजू तो शंभुनाथ से बात करना ही बंद कर देती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पति साइको हो गए हैं और उन्हें लगता है कि सिर्फ कर्जा ना देना पड़े, इसलिए उन्होंने प्रजापति को मार डाला। वो अपने पति से डरने लगती हैं कि कहीं वो सनक में आकर उन्हें ही न मार दें। अगली रात वो फिर से उस हवेली वाली जगह जाते हैं और उन 2 बोरियों में आग लगा देते हैं। जब लाश राख बन जाती है तो जो हड्डियां बच जाती हैं उन्हें एक झोले में भर लेते हैं। फिर वो एक चक्की वाले के पास जाते हैं और कहते हैं कि 2000 का खुला करा लाओ। जैसे ही चक्की वाला जाता है, शंभुनाथ उस आटे पीसने वाली मशीन में वो हड्डियां डाल देते हैं तो आटे के साथ वो भी पीस जाती है। ऐसा करके उन्होंने सारे सबूत मिटा दिए एकदम सफाई से। सब सही चल रहा था, लेकिन तभी अगले दिन घर पर ऑफिसर शक्ति आ जाता है। वो कहता है कि प्रजापति 3 दिन से गायब है, फ़ोन भी नहीं लग रहा उसका। उसके फ़ोन की आखिरी लोकेशन यहीं की बता रही है, तो क्या वो आपके पास आया था? शंभुनाथ कहते हैं कि हाँ, वो आया था पैसे लेने। तो पैसे लिए, फिर यहीं बैठ के शराब पिए और चला गया। अब अगले दिन प्रजापति की बीवी अपनी बच्ची के साथ आ जाती है क्योंकि उसे पता चला था कि आखिरी बार प्रजापति यहीं आया था। शंभुनाथ कहते हैं कि हमें जो पता है हमने पुलिस को बता दिया, बाकी हमें कुछ नहीं पता। लेकिन मंजू से रहा नहीं जाता। वो कहती है, बहुत बड़ा पाप हो गया हमसे, हमारी वजह से इस बच्ची का बाप छिन गया, उसे सजा देने का आपको कोई अधिकार नहीं था। मंजू इतना सब बोल रही थी तो शंभुनाथ जी पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, सब कुछ सच बताकर अपने पापों का प्रायश्चित करने। वहाँ शक्ति नहीं था, एक जूनियर ऑफिसर था। तो शंभुनाथ जी उसी को सब बता देते हैं कि उन्होंने प्रजापति को कैसे मारा, लेकिन वो ऑफिसर उनकी बातों पर यकीन ही नहीं करता कि ये बुढ़ा आदमी कहाँ ही किसी को मार पाएगा। घर आकर शंभुनाथ मंजू से कहते हैं, मैं पुलिस स्टेशन गया था, इसलिए नहीं गया था कि हमने कोई पाप किया है, इसलिए गए थे क्योंकि आपको लगता है कि हमने कोई पाप किया है। फिर शंभुनाथ उन्हें असली सच बताते हैं। उस दरिंदे ने नैना के साथ गलत करने की बात की थी मुझसे, और मुझसे ही वो पाप कराने जा रहा था, इसलिए हमने उसको मार डाला। आप होती तो आप भी मार देती उसे। हमने हत्या नहीं की है, हमने वध किया है, वध। यह सुनकर अब मंजू को एहसास होता है कि उनके पति ने जो किया बिल्कुल सही किया और जो भी गलतफहमी थी उनके बीच अब सब दूर हो जाती है। तो अब वो जूनियर ऑफिसर बेचारा शक्ति को सब बताता है कि शंभुनाथ जी ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, लेकिन शक्ति इसे मजाक में नहीं लेता। उसे उल्टा शंभुनाथ पर शक हो जाता है कि ये आदमी ऐसा कर सकता है। अगले दिन शक्ति शंभुनाथ को अपने पास बुलाता है और कहता है, ये आपका बयान है, इस पर साइन करिए। शंभुनाथ कहते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, तो काहे साइन करें? कोई सबूत है आपके पास इस बात का जो साइन कर दे? और हमने कुछ नहीं बताया।
आपके ऑफिसर ने ही कहानी बनाई होगी। अब शंभुनाथ को दादा बुलाता है। याद है जिसके लिए प्रजापति काम करता था। दादा कहता है कि इन भाई साहब ने आपके घर का कर्जा चुका दिया है, तो अब आपका घर इनका हुआ। शंभुनाथ कहते हैं कि हमने तो सारा कर्जा प्रजापति को चुका दिया है। तो दादा कहता है कि वो हमें मिल नहीं रहा है, आप उसे ले आइए, वो हमें पैसा दे देगा, फिर आपका घर आपका। प्रजापति तो निपट गया था, लेकिन अब ये दादा नई मुसीबत बन गया था। शक्ति मंजू से अकेले में बात करने की कोशिश करता है, ये सोचकर कि डर के मारे वो सब बता देंगी, लेकिन मंजू भी कुछ नहीं बताती, वो भी चुप रहती है। अब दादा को 10 लाख रुपए देने थे, तो शंभुनाथ गुड्डू से बात करके पैसे मांगते हैं। गुड्डू कहता है, आप लोगों ने तो मजाक बना के रखा हुआ है, कहाँ से लाएंगे हम 10 लाख? आपको बताया था ना कि अभी हमने घर लिया है, आप लोगों का खत्म ही नहीं होता, कभी इसके पैसे कभी उसके पैसे, पता नहीं क्या लगा रखा है आप लोगों ने। शंभुनाथ कॉल काट देते हैं और कैफ़े वाले से कहते हैं कि हमारा अकाउंट डिलीट कर दो, अब हम नहीं आएंगे कभी। सोचो, जब अमेरिका जाना था तो गुड्डू जिद किए पड़ा था कि कहीं से पैसे का इंतजाम करो। जब पिताजी ने प्रजापति से 15 लाख का कर्ज लिया तो आज वही पैसा चुकाने के लिए गुड्डू मुकर गया। शक्ति एक रिक्शे वाले को पकड़ता है जो शंभुनाथ को अच्छे से जानता था। शक्ति पूछता है कि 6-7 दिन पहले ऐसा कुछ बर्ताव देखा क्या अंकल आंटी का जो सामान्य ना हो? तो वो बताता है कि एक साथ अंकल जी 2 बोरी लेकर आए और बस स्टॉप चलने को कहा। बोरी का वजन इतना था कि जैसे एक आदमी नहीं 2 आदमी बैठे हुए हो रिक्शा में। रिक्शे वाला ये भी बताता है कि बस स्टेशन जाते समय बीच में वो एक एटीएम पर भी रुके थे। शक्ति एटीएम की सीसीटीवी फुटेज देखता है तो रिक्शे वाले की बात सही निकलती है, तो उसे पक्का हो जाता है कि बोरियों में प्रजापति की लाश रही होगी, जिसे शंभुनाथ ने ठिकाने लगा दिया। शक्ति शंभुनाथ को एक जगह ले जाता है अकेले में और कहता है कि मुझे सब पता चल चुका है, मुझे बस इतना बता दो कि प्रजापति का फ़ोन कहाँ है। शंभुनाथ यही कह रहे होते हैं कि मुझे प्रजापति और उसके फ़ोन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो शक्ति कहता है कि मैं मैटर यहीं ख़त्म करना चाह रहा था, इसलिए सिविल ड्रेस में आया, लेकिन अब कल मिलता हूँ यूनिफॉर्म में। शंभू तुरंत घर जाकर प्रजापति का फ़ोन ढूंढते हैं तो वो सोफे के अंदर से मिलता है। शंभुनाथ फ़ोन चार्ज करने चले गए थे और जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि दादा उनके घर से सामान फेंक रहे थे। शंभुनाथ गुस्से से उसकी गाड़ी का शीशा फोड़ देते हैं तो दादा उनको खींच के एक थप्पड़ मार देता है। फिर वो मंजू को चोट पहुंचाने जा रहा होता है तो शंभुनाथ रोते बिलखते हुए कहते हैं कि हमें छोड़ दे, हम चले जाएंगे घर छोड़ के। तो दादा चला जाता है। शंभुनाथ की तबीयत बिगड़ जाती है तो उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाता है। शक्ति उनसे मिलने आता है। शंभुनाथ उसे प्रजापति का फ़ोन पकड़ाते हुए कहते हैं कि स्कूल में एक बच्चे को थप्पड़ मार दिया गया था तो हमें 3 दिन तक नींद नहीं आई थी। प्रजापति के गले से पेचकस आर पार कर दिया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमें। 12 साल की हुई है हमारी नैना, कोई उसके बारे में गलत कैसे सोच सकता है? छोटी बच्ची है वो, और अगर कोई सोचेगा दोबारा तो मैं फिर मारूंगा, ख़त्म कर दूंगा उसे। हमें जो करना था हमने कर दिया, अब आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है। मंजू शक्ति से कहती है कि अगर ये जेल जाएंगे तो हम भी जेल जाएंगे, और फिर वो शक्ति को चौंकाने वाली बात बताती हैं। आपको और सबूत चाहिए ना, तो हम आपको कुछ ऐसा बताते हैं कि जो सिर्फ हमें पता है। उस फ़ोन में शक्ति का वीडियो था जिसमें वो एक औरत के लिए बहुत गंदा बोल रहा था, और वो औरत कोई मामूली नहीं एमएलए की बेबी थी। ये वीडियो प्रजापति ने बना लिया था और इसी वीडियो को दिखाकर वो शक्ति को ब्लैकमेल कर रहा था। अब समझिए क्यों जब शंभुनाथ शिकायत करने गए थे तो शक्ति कुछ नहीं कर पाया, और ये वजह थी कि शक्ति को प्रजापति का फ़ोन क्यों चाहिए था, ताकि वो अपने कर्मकांड छुपा सके और खुद को बचा सके। शक्ति शंभुनाथ के घर जाता है तो नल के पास उसे वो पेचकस गड़ा मिलता है जिससे शंभुनाथ ने प्रजापति को मारा था, और यह बात मंजू ने ही शक्ति को बताई थी। अगले दिन शक्ति दादा को धर लेता है। प्रजापति को मारने के जुर्म में वह एक झूठी रिपोर्ट बनाता है दादा के खिलाफ, और जो सबूत मिले थे जो असल में शंभुनाथ के खिलाफ थे उनको उसी के खिलाफ इस्तेमाल करता है। शंभुनाथ ने शक्ति की मदद की और उसकी नैया डूबने से बचाई, तो हिसाब बराबर करते हुए शक्ति ने दादा को प्रजापति के खून के केस में फंसाकर शंभुनाथ को बचा लिया। शंभुनाथ दादा से मिलने आते हैं और कहते हैं कि प्रजापति को मार के मैंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। दादा बेचारा चिल्लाता रह जाता है किसने मारा है उसको, पर कोई सुनने वाला नहीं था और शंभुनाथ एकदम भोकाल से निकल जाते हैं शक्ति को एक स्माइल पास करते हुए। और अब हम देखते हैं कि शंभुनाथ और मंजू घर छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले नैना से मिलते हैं और उसके पिता को घर की चाबी पकड़ाते हुए कहते हैं कि आज से ये घर हमारी नैना का। इतना कहकर वो लोग चले जाते हैं और फिर मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।